Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you payment in due course. ये जो टॉपिक है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक है। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका चैप्टर भी मेंशन कर दीजिए करिए। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वीडियो में भी बता दूंगी कि कौन से चैप्टर का टॉपिक है और साथ के साथ मैं इसे थंबनेल पे भी मेंशन कर दूंगी। ओके, तो किसी बुक में तो ये पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है ये टॉपिक, और किसी बुक में जहाँ पर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की फीचर्स दी गई हैं तो वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 10 के अंडर दी गई है। तो अब क्या है, देखो मैंने जब आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि बहुत तरह के होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बेसिकली हमने 3 तरह के पढ़े थे, प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पार्टी को पे करना होता है और दूसरी पार्टी जिसको पेमेंट मिलनी होती है। तो अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द एपरेंट टेनोर। एपरेंट टेनोर का मतलब होता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो पीरियड जो है वो इंस्ट्रूमेंट के फेस पे ऊपर मेंशन है। ठीक है, तो अब जो ये डेफिनेशन है ना, इसकी जो सारी फीचर्स हैं इसकी जो, वो सारी इस डेफिनेशन से निकलेंगी, और वो जो फीचर है मैं एक एक करके एग्जांपल से समझाऊंगी। अभी आप फिलहाल डेफिनेशन समझ लीजिए। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई भी पेमेंट एपरेंट पीरियड के अकॉर्डिंग होती है, मीन्स वो पीरियड जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, जो मेंशन है, और पेमेंट होती है गुड फेथ में, मींस जो पर्सन पे करता है दूसरी पार्टी को वो गुड फेथ में पे करता है। गुड फेथ का मतलब है कि उसको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव भी हो सकता है। वो ये सोच रहा है कि मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूँ वही लीगली इंटाइटल्ड है पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो वो गुड फेथ में पेमेंट कर रहा है। एंड विदाउट नेग्लिजियंस, अब नेग्लिजियंस का मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, मतलब बिना कोई नेग्लिजियंस बरते, मीन्स अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, अगर उस पर्सन को, अगर उसे लग रहा है कि वो उसका ओनर नहीं है, मीन्स उसको वो पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, पेमेंट करते समय अगर उसे लग रहा है कि हो सकता है कि इसने इंस्ट्रूमेंट इसको रास्ते पे पड़ा हुआ मिल गया तो ये मेरे पास पेमेंट लेने के लिए आ गया, अगर उसे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो वो बिल्कुल जाके पूरी इंक्वायरी करे और अपने डाउट को क्लियर करे। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है जो पेमेंट कर रहा है कि वो अपनी, मतलब बिना किसी नेग्लिजियंस के उस पर्सन की पूरी छानबीन करे अगर उसे डाउट लग रहा है। ठीक है, तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाई जाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाई जाएगी। और वो पेमेंट हमने किसको करनी है? जिस पर्सन के हाथ में पोजेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, मींस जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन पे करने के लिए जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो पहले वो जाके जिसको पेमेंट करेगा उससे बोलेगा कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखाइए, आपके पास कहाँ है, मींस उसके हाथ में होना चाहिए, उसके पोजेशन में होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है ना, जो मैंने डार्क कर रखी हैं, तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैं डेफिनेशन समझा रही हूं कि अगर ये सारी चीजें पूरी होती हैं तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मानी जाती है। Thereof, under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment for the amount therein mentioned। इसका मतलब ये है कि पेमेंट करते समय कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं होना चाहिए, मीन्स कहीं पर भी उसको लगना नहीं चाहिए कि ये जो पर्सन जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो पेमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल नहीं है। ठीक है, अगर उसे थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो पूरी छानबीन करे तभी पेमेंट करे। ओके, तो ये सारी कंडीशंस जब पूरी होती है, जब आप एपरेंट टेनर के अकॉर्डिंग पे करते हो। अब किसी बुक में ये TENOR है तो किसी बुक में TENURE है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एक ही चीज है कि जब हम पेमेंट जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, मींस जो पेमेंट मेच्योरिटी पे होती है या मेच्योरिटी के बाद होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो होता है हमारा एपरेंट टेनर। गुड फेथ में जो पेमेंट की जाती है बिना किसी नेग्लिजियंस के, और जिस पर्सन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसी को दी जाती है वो पेमेंट, तब वो पेमेंट जो है वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाई जाती है। ओके, अब हम इसकी जो फीचर्स है एक एक करके मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको।
अब इसकी जो कंडीशंस है, क्या चीजें होना जरूरी है पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाने के लिए, ठीक है। कब हम कहेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स, देखो ये वही फीचर्स हैं, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर, ठीक है। जो पेमेंट है वो अपरेंट पीरियड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट पेमेंट मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द पीरियड एज इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जो ये पेमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी गया है पीरियड, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। पेमेंट शुड बी मेड एट और आफ्टर मैच्योरिटी। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स तभी कहलाई जाएगी अगर वो मैच्योरिटी वाले डे पे पेमेंट होती है या फिर मैच्योरिटी के बाद पेमेंट होती है, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट की एक मैच्योरिटी डेट होती है, ठीक है। तो या तो उसी दिन पेमेंट हो या फिर उस मैच्योरिटी डेट के बाद पेमेंट हो। उससे पहले अगर कोई पेमेंट हो जाती है तो वो हमारी पेमेंट जरूर कहलाई जाएगी, लेकिन वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। इफ बैंक्स मेक अ पेमेंट ऑफ ए पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? एक ऐसा चेक जो हमने दे दिया जिसकी डेट हमने बाद की डाल दी। सपोज हमने किसी को चेक दे दिया और डेट हमने 1 महीने बाद की डाल दी, तो वो हो गया हमारा पोस्ट डेटेड चेक, मतलब उसकी चेक की अभी डेट नहीं आई है, ठीक है। तो अगर उसकी पेमेंट बैंक पहले ही कर देता है उस डेट के आने से पहले ही, तो वो हमारी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी। पेमेंट इन ड्यू कोर्स तभी मानी जाएगी जब मैच्योरिटी डेट ड्यू होगी, और या फिर मैच्योरिटी डेट के बाद अगर पेमेंट होगी तभी पेमेंट इन ड्यू कोर्स मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ। तो जो ये पेमेंट है ये गुड फेथ में ही होनी चाहिए। This means that payment must be made on the faith that the person to whom payment is made is the real person entitled to get the payment, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप उसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, मीन्स जो पर्सन रियल पर्सन है जो कि एंटाइटल है उस पेमेंट को लेने के लिए, मीन्स लीगली वो ही एंटाइटल है उस पेमेंट को लेने के लिए, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ अ बिल इज पेबल टू बियरर, बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स उसमें कोई नाम मेंशन नहीं होता है, जो उसे प्रेजेंट कर देगा उसको पेमेंट हो जाएगी। इफ अ बिल पेबल टू बियरर दैट इज ए हैज बीन लॉस्ट, ठीक है। अब ए के पास एक बिल था जो कि बियरर के मतलब ये था कि ए को मिलना था, उस पर ए का नाम मेंशन नहीं था लेकिन ए को ही मिलना था, और वो क्या होता है ए से गुम जाता है, कहीं पे गिर जाता है या फिर उसका कोई चोरी कर लेता है उस इंस्ट्रूमेंट को। सपोज उसे रास्ते पे गिर गया, ठीक है। अब उसको किसे मिला? वो बी को मिला। बी कौन था? फाइंडर ऑफ द बिल, ठीक है। उसे मिल गया रास्ते से पड़ा हुआ, और वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो बियरर था, उस पे ए का नाम मेंशन नहीं था। तो बियरर मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट कर देगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो उसने क्या करा बी ने? बी जो है अ पेमेंट टू द फाइंडर वुड नॉट बी अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स। वो क्या गया? वो जाके गया सी के पास, सी ने पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे पेमेंट करो, ओके। इफ अ पर्सन पेइंग, अब यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है? सी। अगर सी को पता है कि ये जो बिल है ये ए का है या फिर ये बी का नहीं है, या फिर इसने चोरी किया है, इसे रास्ते पे मिला है, अगर उसे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया है, तो जो पर्सन पेमेंट डिमांड कर रहा है, यहाँ पे कौन डिमांड कर रहा है? बी कर रहा है, ठीक है। तो उसे पता है कि ये पर्सन इसका ओनर नहीं है, इसको पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, लीगली इंटाइटल्ड नहीं है। तो उस केस में अगर सी पेमेंट करता है बी को, तो वो पेमेंट तो मानी जाएगी लेकिन पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी, ओके। लेकिन बट इफ सी हैज नो नॉलेज, अगर सी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि बी इसका लीगली इंटाइटल नहीं है, ये तो ए का बिल था, ठीक है, सी को बिल्कुल आइडिया नहीं है और वो पेमेंट कर देता है, तो यहाँ पे सी ने कैसे पेमेंट करी है? गुड फेथ में। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जिसको पेमेंट कर रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, उसकी ओनरशिप डिफेक्टिव है, ठीक है। तो अगर उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स बन जाएगी। लेकिन अगर सी को थोड़ा सा भी डाउट है या उसे एग्जैक्टली पता है कि ये फाइंडर है, ये इसका नाम का बिल नहीं है, तो उस केस में वो पेमेंट अगर करता है तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होने के लिए गुड फेथ होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज पेमेंट मस्ट बी मेड विदाउट नेग्लिजेंस, ठीक है। बिना लापरवाही के ही आप पेमेंट करो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि हाँ भाई जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसके टाइटल में थोड़ी गड़बड़ है, मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन लीगली इंटाइटल है, इसको नहीं मिलनी चाहिए पेमेंट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे प्रिकॉशंस यूज करो, आप पूरी छानबीन बिठाओ, पूरा चेक करो कि हाँ भाई जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ क्या इसी को मिलनी चाहिए, तभी आप पेमेंट करो, ओके। मतलब आपकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपकी पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाई जाएगी। पेमेंट मस्ट बी मेड विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पेयर।
इफ देयर आर, पेयर कौन होता है? जिसने पेमेंट करनी है। इफ देयर आर सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस, सस्पिशियस मतलब अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस है, एंड द पेयर फेल्स टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी, उसे थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है लेकिन उसने नेसेसरी इंक्वायरी नहीं करी, अपनी तरफ से छानबीन नहीं करी, ठीक है, मतलब उसे लग भी रहा है कि गड़बड़ है और उसने क्या करा, जाके पेमेंट कर दी, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाई जाएगी। पेमेंट इन ड्यू कोर्स तभी होगी अगर आप बिना नेग्लिजेंस के करते हैं, पूरी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत के करते हैं, तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मानी जाएगी। ओके, और अपनी तरफ से आप पूरे प्रिकॉशंस लें। अब देखो इसकी एक एग्जांपल है, पेमेंट ऑफ ए चेक बियरिंग फॉर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ ए कस्टमर। फॉर्ज सिग्नेचर होते हैं जब आप किसी के गलत साइन करते हो, मींस जिसके आप साइन कर रहे हो वो साइन उस पर्सन ने नहीं करे, आप कर रहे हो, ठीक है, तो नकली साइन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बैंक जो है वो ऐसे चेक की पेमेंट कर देता है जिसके ऊपर फोर्ज्ड सिग्नेचर है, मतलब गलत सिग्नेचर है, और बैंक ने क्या करा, बैंक ने उस सिग्नेचर को, आप जब भी बैंक के पास कोई चेक लेके जाते हो, बैंक पहले सिग्नेचर्स को मैच करता है, ठीक है। अगर बैंक को लगा कि हाँ भाई सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, उसने अच्छे से कंपेयर नहीं करा, ठीक है, या फिर उसने प्रॉपर अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस यूज नहीं करे हैं, तो और बैंक ने क्या किया, उस पर्सन को पेमेंट कर दी, ठीक है, तो वो हमारी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट मस्ट बी मेड टू पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पेमेंट मस्ट बी मेड मतलब मैंने आपको बताया कि उसी पर्सन को पेमेंट करनी है जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी आप पेमेंट करने जाओगे, आप पहले उस पर्सन को बोलोगे कि आप मुझे पहले इंस्ट्रूमेंट दिखाइए तभी मैं पेमेंट करूंगा। पेमेंट मस्ट बी मेड टू लॉफुल होल्डर, मतलब जो उसका लॉफुल होल्डर है उसी को मिलनी चाहिए। इट इज नेसेसरी बिकॉज द पेमेंट मेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो अगर आप कोई पेमेंट करते हो बिना देखे कि जिसको आप पेमेंट दे रहे हो क्या उसके पास इंस्ट्रूमेंट है भी कि नहीं है, बिना वो देखे आपने पेमेंट कर दी, तो वो पेमेंट तो मानी जाएगी लेकिन वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। सो द पेयर मस्ट इंसिस्ट ऑन सीइंग द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड मस्ट ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट ऑन द पेमेंट, ठीक है। तो पेयर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले जाके जिसको पेमेंट कर रहा है उसे बोले कि आप मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखाइए, पहले कहाँ है आपके पास इंस्ट्रूमेंट, तभी वो पेमेंट करे, ठीक है, तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मानी जाएगी। नेक्स्ट इज पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली। पेमेंट जो है वो पैसे की फॉर्म में ही आप करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, कोई बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए। बार्टर सिस्टम होता है जब गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स, तो मीन्स ये है, ऐसा नहीं है कि आप उससे पेमेंट पैसे में नहीं दे रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि इसकी जगह पे आप ऐसा करो 1 kg राइस ले लो मुझसे, या 2 kg राइस ले लो, कुछ भी ले लो, कोई चीज़ ले लो, ठीक है। तो जो पेमेंट है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाने के लिए मनी में होनी चाहिए, ठीक है। और मनी देखो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वैसे तो कैश की फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन अगर होल्डर एग्री करता है कि मुझे पेमेंट किसी और मीडियम से चाहिए, मींस चेक से चाहिए या फिर पेमेंट ड्राफ्ट से चाहिए, तो आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन वो होनी मनी की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब ये चीज हो सकती है, वो होल्डर एग्री कर सकता है कि मुझे ऐसे पेमेंट दे दो, लेकिन किसी चीज के बदले में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे कोई चीज दे के पेमेंट कर रहे हो, नहीं, वो पैसे की फॉर्म में ही होनी चाहिए, तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाई जाएगी। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।